नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ वीडियो और एग्ज़ाम में से रिलेटेड। आज का टॉपिक है हमारा डाइस। तो डाइस यानी पासे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी चल रही होगी और आप सभी का बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। जो वीडियो की प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ चल रही है या मैम की क्लासेस चल रही हैं, उनको इतना सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डेली की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा डाइस यानी कि पासा। तो सबसे पहले पासा कैसे बनता है, यानी कि कैसे होता है पासा। मैंने कहा कि एक घनाकृति होती है। अभी मैंने घनाकृति की बात करी है, तो सिर्फ घन के बारे में देखते हैं। हम पासा ऐसे ही देखते हैं, लेकिन क्या जो हमारा बना हुआ पासा होता है, क्या ऐसे ही होता है? बना हुआ पासा हमें कुछ इस शेप का दिखता है। कुछ ऐसे दिखता है बना हुआ पासा। तो आप ये बताइए कि ये वैलिड है या ये वैलिड है? भाई इसी का फॉर्मेशन है ये। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि जब हम किसी पासे को रखेंगे, 2D 3D है, त्रिविमीय है। अगर हम द्विविमीय बनाएंगे तो पीछे की साइड्स हमें दिख पाएंगे। तो जो पीछे की साइड्स यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हो जाती हैं गायब। तो अगर ये वाली साइड्स गायब हो गई तो आप देखिए कि पासा मेरा कैसे बनेगा। उन साइड्स को अगर मैं गायब कर दूँ तो पासा जैसे उधर बना है वैसे ही बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, क्योंकि पीछे वाली साइड्स तो हमें दिख ही नहीं रही हैं। तो पासा ये और ये सेम हो गया, यानी कि ये जो भुजा हुई बगल की, ये दूसरी बगल की, या हम सामने की एक को मान सकते हैं और ये, ठीक है। तो 3 दिखती हैं और 3 छुपी हुई होती हैं। तो आइए पासे के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिविमीय यानी कि 3D शेप होता है। घनाकृति यानी क्यूबिकल शेप में मोस्टली हम देखते हैं क्यूब फॉर्म में, ठीक है। पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। 6 सतह मतलब 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। देखो 1 2 3 और 3 इनके पीछे। क्या क्या? आगे पीछे। यानी कि अगर जैसे मैं बात करूं कि जैसे ये है, सपोज है तो ये क्यूबॉइडल, लेकिन आप क्यूब मानिए, तो इसका आगे ये हो गया, तो जस्ट पीछे इधर मिलेगा ये वाला पोर्शन, इसका जस्ट पीछे। ऊपर ये वाला पोर्शन हो गया, नीचे ये पोर्शन हो गया, 4 हो गए। साइड में यानी दाएं इधर हो गया और बाएं इधर हो गए। तो इस तरीके से 6 पोजीशंस मिली हमें, जो कि यहाँ देखा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। किसी भी सतह, जो कोई भी फेस होगा, के विपरीत यानी अपोजिट केवल एक ही सतह होती है। के विपरीत में केवल एक ही सतह होती है। जैसे मैंने इसकी बात करी, तो ये सतह के विपरीत यानी उल्टी साइड सिर्फ और सिर्फ यही सतह होगी। इसके अलावा कोई उल्टी साइड दूसरी सतह नहीं हो सकती। बाकी सारी तो पड़ोसी, बाकी सारी तो पड़ोसी। तो यहाँ पे विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष जो चारों सतह होंगी वो क्या होंगी? चारों सतह उसकी पड़ोसी यानी नेबर होंगी। क्या होंगी? नेबर होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकती। आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि जैसे ये है, ये सतह है। क्या आप इधर वाला ग्रीन सरफेस देख पा रहे हो? ये वाला सरफेस देख पा रहे हो? यहाँ पे, यहाँ से इधर देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। तो कभी भी विपरीत सामने वाला यानी कि एक साथ विपरीत, और इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, कभी भी विपरीत सतहें एक साथ नहीं देखी जा सकती। जैसे इधर इधर का या ऊपर नीचे का एक साथ नहीं देखा जा सकता। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या ऊपर नीचे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो विपरीत सतहें हम एक साथ नहीं देख पाते हैं, ना ही दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं और ना ही एक साथ गायब होंगी। गायब होने की कंडीशन यह है, आप एक देख रहे हैं ना, एक ही तो छिपी है। अगर मैं इसको भी छिपा दूं
तो फिर किस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा? बनेगा ही नहीं, क्योंकि या तो हम, बस ये ध्यान रखिएगा, ना ही एक साथ छिपेंगी और ना ही एक साथ बाकी मतलब दिखेंगी। तो इतना ध्यान रखने की चीज़ है। और पासे में कोई भी अंक, यहाँ लिखा हुआ है आदि, तो आदि का मतलब ये है कि कभी 1 2 3 की बात होती है, कभी ABC की बात होती है, कभी स्टार हैज़ की बात होती है, कभी कोई डॉट्स की बात होने लगती है, और कभी लाल हरा पीला कुछ शब्दों की बात होने लगती है। ठीक, तो इस तरीके से जब होगा, तो मैंने आदि इस वजह से लिख दिया कि कुछ भी होगा तो वो दोहराया नहीं जाता, अपोजिट में दोहराया नहीं जाता। यानी कि अगर यहाँ कंडीशन एक आ गई है तो एक का अपोजिट एक नहीं हो सकता, एक का अपोजिट एक नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं पासों के टाइप। क्या देखते हैं? पासों के टाइप। पासा सामान्यतः है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण पासा या सामान्य पासा, साधारण पासा। दूसरा होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। ठीक, मानक पासा। इसी साधारण पासा को हम सामान्य पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पासा भी कहते हैं, सामान्य पासा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सामान्य पासा है या फिर आपका कौन सा पासा है? मानक पासा है। ठीक, इसके लिए हमें करना होता है, ठीक, जैसे थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक इधर हो गया और एक मैं इधर बना देता हूँ। ठीक, ठीक है, एक पासा ये बन गया। 2 पासे हैं, एक साधारण पासा, दूसरा मानक पासा है। ठीक है, तो साधारण पासा जो होता है या सामान्य पासा जो होता है, इसमें जैसे मैंने लिख दिया 1 5 और 6। इधर पासा जो है उसमें मैंने लिख दिया 1 2 4। ठीक, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें साधारण पासे में क्या होता है, जो निकटवर्ती या कोई पड़ोसी, कोई दो पड़ोसियों का सम जो होगा वो 7 होगा। क्या होगा? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का, पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए 6 और 1 7 बन रहा है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि वो कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। बस इतना ध्यान देना होता है किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ बने, कोई 2 बन जाए बस। ठीक है, सामान्य पासा क्या कहता है? अब देखिए यहाँ 7 का कॉन्सेप्ट तो चल नहीं रहा है, तो अब यहाँ क्या चलेगा? यहाँ देखिए किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। क्या? 7 नहीं होता है। फिर कितना होता है? अभी यह आधी अधूरी बात है, क्योंकि 7 तो नहीं होता है ये तो जानते हैं, लेकिन कुछ और बात तो होगी तभी इसको क्लियर कर पाए। 7 नहीं होने के कारण हम उसको मानक पासा में कैसे रख सकते हैं? लेकिन लेकिन सभी लेकिन सभी विपरीत सतहों का, विपरीत सतहों का योग, सतहों का
योग 7 होता है। क्या होता है? योग 7 होता है। इसको कहने से मतलब ये है मेरा कि जैसे 2 है, 1 है और 4 है, तो इनकी विपरीत सतह आपस में अगर जोड़ दी जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन को ले जाएं तो यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7 होना चाहिए और यहाँ भी 7 होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो 2 का अपोजिट कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी 2 का अपोजिट 5 है और दोनों का सम कितना है? 7 है। एक का उल्टा क्या है? 6 है और 6 दोनों का सम कितना हो गया? 7 हो गया। 4 3 का अपोजिट है और दोनों को अगर सम करते हैं तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इनमें हमें बताना है कि कौन सा सामान्य पासा है या मानक, यहाँ हमें चेक करना है। तो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पड़ोसी यानी किन्हीं पड़ोसियों का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। योग पड़ोसी योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और मानक में विपरीत योग कितना? विपरीत योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको फिर से चेक करा दिया। अब देखिए यहाँ देखने आते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है? 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। क्या 4 और 2 7 होता है? नहीं होता है। 4 1 7 होगा? नहीं होगा। 2 1 7 होगा? नहीं होगा। तो अगर साधारण नहीं है तो क्या होगा? मानक पासा हो जाएगा। अगर साधारण नहीं है तो क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, 3 2 5, क्या 3 2 5, 5 3 8, ये दोनों कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे किया तुरंत 7 मिला। तो ये पड़ोसी सतहों का योग हमको मिल गया। तो ये कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा या साधारण पासा हो गया। ठीक है, सामान्य पासा या साधारण पासा। यहाँ बात करते हैं, 6 4 10 होता है, ये रॉन्ग हो गया। 4 1 5 होता है, ये रॉन्ग हो गया। 6 1 7 जैसे ही मिला मैंने तुरंत कह दिया ये कौन सा पासा है? साधारण पासा या सामान्य पासा है। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, 2 1 3 2 3 5, 1 2 3 1 3 4, कहीं भी कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तो साधारण नहीं होगा तो क्या होगा? सामान्य होगा, या सॉरी मानक होगा। क्या होगा? मानक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ कहा था विपरीत का योग 7 होता है, लेकिन यहाँ तो सर कहीं विपरीत बता ही नहीं रहे हैं। विपरीत मतलब इसके पीछे छिपा हुआ है, और जो चीज़ें छिपी हुई हैं हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर साधारण, जो ही टाइप मैंने आपको बताया, या तो साधारण दूसरा मानक। तो साधारण नहीं होगा तो क्या होगा? मानक होगा, और मानक नहीं होगा तो साधारण होगा। उस केस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये मानक हो गया, ये सामान्य हो गया, ये साधारण है और वो मानक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेक करते हैं, 5 4 9 हो रहा है, ये नहीं होगा। 5 2 7 यहाँ मिल गया। जैसे ही 7 मिला मैं तुरंत कह दूंगा ये कौन सा पासा है? साधारण पासा या सामान्य पासा है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताना है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसा करके जाएंगे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ए की प्लेस वैल्यू वो ए है, 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है और सी की प्लेस वैल्यू 3। इस बेसिस पे वो कह देंगे कि ये मानक पासा है। क्या है? मानक पासा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप यहाँ प्लेस वैल्यू निकाल ले रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ प्लेस वैल्यू निकलेगी या यहाँ प्लेस वैल्यू निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो जब ऐसे केसेस बनते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो कौन से पासे हैं? साधारण पासे हैं। कौन से पासे हैं? साधारण पासे हैं। ठीक है, कौन से? साधारण पासे। ठीक, तो ये साधारण पासे हो गए। अब कुछ रूल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ एक नियम दे रखा है, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम यानी पड़ोस का नियम कह सकते हैं। कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि पासे की
दोनों स्थितियों मतलब कि दो पासे दिए जाएंगे और कंपैरिजन करने की बात करी जाएगी, तो वहाँ दोनों स्थितियों में अगर जो अंक हमें दिख रहे हैं, थ्री थ्री फेसेस दोनों में दिख रहे हैं, जैसे ये और ये पासा है, इनमें थ्री थ्री फेसेस हमको दिख रहे हैं, ये वाले जैसे, तो इन फेसेस में एक फेस, दो फेस और तीसरा फेस, दोनों में कोई एक फेस कॉमन हो, क्या हो, एक फेस कोई कॉमन हो, और उसी का विपरीत पूछा जाए, उसी का विपरीत पूछा जाए, तो जो दोनों पासों में दिख रहे अंक हैं उनको हटा देते हैं, और जो नहीं दिख रहा है उसको उस अंक का विपरीत मान लेते हैं। एक बार मैं लिख करके बता रहा हूँ, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, में एक अंक समान हो, जबकि उसी अंक की विपरीत स्थिति पूछी जाए, क्या पूछी जाए, विपरीत स्थिति पूछी जाए या विपरीत अंक पूछा जाए, तो दोनों तो क्या करेंगे, तो दोनों पासों से गायब अंक ही उत्तर होता है, गायब अंक ही प्रश्न का उत्तर होता है। क्या होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे दिया गया है कि दो पासे हैं, दो पासे में आपको तीन ही फेसेस दिखेंगे, एक फेस ये वाला, दूसरा फेस ये वाला और तीसरा फेस ये वाला। ठीक है, दोनों में दिख रहा है, जब दोनों में कोई एक कॉमन हो जाए, सपोज ये वाला और ये वाला कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब एक कॉमन निकल गया तो देखते हैं, देखिए आपको कितने अंक दिखेंगे, 6 दिखेंगे, 1 2 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन एक कॉमन है, यानी कि 5 अलग अलग प्रकार के अंक दिखेंगे, एक कोई अंक गायब दिखेगा। वो जो गायब अंक है वही पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम साधारण पासे के बेसिस पे बता रहे हैं, अभी सारे साधारण पासे का मैंने उसको बनाया है, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। जैसे ही 2 कॉमन हुआ तो देखते हैं कि 1 है, 6 है, 3 है, 4 है, गायब क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 मिल रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखिए, किसी भी अंक में, किसी भी पासे में यही अंक आते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, 2 है, 2 को कैंसिल कर दिया, 4 है, 4 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने अभी रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि ना ही समान ना ही विपरीत, जो विपरीत अंक होगा वो दिखेगा एक साथ और ना ही एक साथ छिपेगा। दिखने का मतलब कि 2 का अगर विपरीत अंक ढूंढना है तो 3 और 4 नहीं हो सकते, 1 और 6 नहीं हो सकते। ठीक है, छिपने का मतलब ये हुआ कि दोनों भी ना दिख रहे हो। जैसे अभी यहाँ 2 3 4 लिखा हुआ है, 3 4, अगर मैं कहूँ 1 1 6 यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बात करी 5 की, तो 5 5 हो गया। अब देखिए 1 6 इसका विपरीत अंक नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहा है। इस पासे में अगर इस पासे को घटा दिया जाए तो यहाँ क्या 1 6 दिख रहा है, तो एक साथ अगर छिप गए 1 6 तो फिर कैसे होंगे, तो यहाँ से देखिए 3 4 कट गया, 2 कैंसिल हो ही गया, 1 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 था वो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5। तो क्या हो गया, इसका ऑपोजिट 5 हो गया, यानी कि 2 का ऑपोजिट 5 हो गया। यहाँ देखते हैं कॉमन अंक हमें मिल रहा है 3, क्या मिल रहा है, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 4 5 6 मिल गया, 1 मिल गया, बचा क्या, 2।
तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साधारण पासों में योग 7 नहीं होता है तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है। फिर से देखें, अगर देखें तो एक एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा और 6 कैंसिल होगा, 2 ही तो बचेगा। यहाँ कंडीशन अगर देखते हैं तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन 5 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए दोनों पासों में क्या गायब दिख रहा है, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं कॉमन हमें 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। 6 कॉमन मिला तो 1 है, आप पूरे में देखें आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, क्या नहीं दिख रहा होगा, 2 नहीं दिख रहा होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब सिर्फ एक ही सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो तो हम निकटवर्ती रूल ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। इस नियम को हम घूर्णन के नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं, घूर्णन के नियम के नाम से जानते हैं, या रोटेशन रूल भी बोल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ क्या किया जाता है कि पासे की जैसे स्थितियाँ पिछले निकटतम में थी वैसे ही स्थितियाँ यहाँ भी बनानी है। यानी पासे में कोई एक कॉमन फेस होगा जो दोनों सतहों में एक समान अंक होगा, बाकी और समान नहीं होंगे। अभी तक था कि जो समान अंक है उसी का विपरीत अंक पूछा जाए तो हम निकटतम का रूल लगाते थे, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जो समान अंक है, दोनों पासों में कोई समान अंक है लेकिन किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। तो उस तरीके से यहाँ एक रूल इन्होंने लिखा है, एक रूल लिखा गया है, क्या है, यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है जैसे पीछे था, तथा किसी भी अंक की विपरीत स्थिति या अंक पूछा जाए, वहाँ था कि समान अंक की ही विपरीत स्थिति पूछी जाए, लेकिन यहाँ था यहाँ है किसी भी विपरीत अंक का, किसी भी विपरीत अंक का पूछा जाए, तो दोनों पासों के समान अंक से प्रारंभ करते हैं। जो समान अंक है वहाँ से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा या तो दोनों पासे क्लॉकवाइज मूव कराएंगे या तो दोनों पासे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। क्या कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। लेकिन अगर पहले को क्लॉकवाइज मूव कराया है ऐसे, तो दूसरे को भी ऐसे ही कराएंगे। अगर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज कराना है तो ऐसे कराएंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि एक को क्लॉकवाइज करा दिया दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करा दिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा ये कि अगर पहला क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही ईजिली आपका वर्क हो जाएगा, आंसर्स आ जाएंगे। देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ है जैसे क्या दे रखा है, 1 3 4 और यहाँ 2 5 4, कॉमन क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो एक काम करते हैं कि 4 और इधर वाला 4 दोनों पासा 1 पासा 2 से नोट कर लिया, डाइस 1 डाइस 2 से नोट कर लिया। अब देखिए इसको मैं मूव करा रहा हूँ किस वाइज में, क्लॉकवाइज में। किस वाइज, क्लॉकवाइज मूव करा रहा हूँ। तो 4 के बाद 3 आया और 3 के बाद क्या आया, 1 आ गया। तो यहाँ भी जिस डायरेक्शन में उसको मूव कराया इसी डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हो गया। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। तो यहाँ जो 4 4 कॉमन हो रहा है, अगर इसका विपरीत पूछा जाता तो ये हो जाता। देखिए जो पीछे निकटतम वाला रूल पढ़ रहे थे, जब समान में स्थिति पूछ रहे थे तो वो भी इस प्रोसेस से लग सकता है, ठीक। जैसे समान अंक 4 था, 4 का 6 मिल गया, नहीं मिल गया। लेकिन अगर किसी भी अंक के बारे में पूछते हैं तो हम यहाँ से देखिए निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया होता 3 का विपरीत अंक, तो 3 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का पूछा होता तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से करते हैं और फिर से समझाते हैं। देखते हैं कि कॉमन अंक क्या है, 3 दोनों में कॉमन है। आपकी इच्छा है कि आप उसको क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दूँ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है तो ये इधर आएगा। हो गया। इनको नोट करते हैं, क्या है, 3 के बाद मुझे 5 बनाना है और 5 के बाद 4 बनाना है। यहाँ 3 बनाना है, बस ये ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, कॉमन अंक से होगी। 3 के बाद 6 आ रहा है और 6 के बाद 1 आ रहा है। तो 3 देखिए 5 का ऑपोजिट 6 मिल गया, क्या 5 का ऑपोजिट 6 मिला, 1 का अपोजिट 4 मिल गया। अब ये जो बचा
तो क्या बचा, 1 2 नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि अगर 3 का अपोजिट पूछते तो क्या आ जाता, 2 आ जाता। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ भी हम कॉमन क्या करते हैं, कॉमन जो करते हैं, जो नंबर कॉमन है उसी को करते हैं, क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। तो 3 से 4, 4 से 2, यहाँ 3 से 6 और 6 से 1 नोट करते हैं, 3 4 और 2 यहाँ नोट करते हैं, तो 3 6 और 1। तो देखिए 4 का अपोजिट 6 मिल गया, 2 का अपोजिट 1 मिला। अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 का अपोजिट 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समान अंक में भी। अब यहाँ पे अगर मैं 5 को कॉमन कर देता हूँ, कॉमन है ही है 5, तो अब 1 5 ये हो गया, ये 5 ये हो गया। अब इसको मैं क्लॉकवाइज मूव कराऊँ तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ मूव कराऊँ तो 6 आ रहा है, 6 के बाद 2 आ रहा है, 2 लिखा, और यहाँ 2 3 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 5 को अगर काटता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4 है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, वो रूल नंबर 3 है हमारा। क्या है, रूल नंबर 3 है। और ये जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम है उभयनिष्ठ का नियम। कौन सा नियम है, उभयनिष्ठ का नियम है। क्या करना होता है कि यदि दोनों पासों में कम से कम 2 फेसेस कॉमन हो जाए, कितने कॉमन हो जाए, 2 फेसेस कॉमन हो जाते हैं, 2 सतहें कॉमन हो जाती हैं, तो करते क्या है कि जो कॉमन सतहें हैं उनको, कॉमन अंक जो हैं उनको काट देते हैं, जो बचे दोनों डिफरेंट टाइप वाले, अलग अलग टाइप वाले, उन्हीं को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। बस इतना सा यहाँ पे है। देखते हैं, यदि पासे की दोनों स्थितियों में अंक समान हो, जबकि शेष बचे तीसरे अंक की विपरीत स्थिति और अंक पूछा जाए, तीसरे का विपरीत पूछा जाए, तो दो पासों के समान अंकों को काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं, जबकि शेष जो बचा, विपरीत अंक, जो डिफरेंट अंक बचे, उन्हीं को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखिए 1 का विपरीत 1 था, कैंसिल, 3 का विपरीत 3 था, कैंसिल, 3 का कॉमन हो गया, बचा क्या, 4 का 5 बचा, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 हो गए कॉमन, बचा कौन, 4 का अपोजिट 5। यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा 4 का अपोजिट 5। लगभग सारे आंसर सेम आ रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई, 4 का 4 कैंसिल, 5 का 5 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया, 2 का अपोजिट 3। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान विधि है, इसको आराम से किया जा सकता है। ठीक, अब कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ जो इनका रूल होता है वो देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि ये 4 पार्ट हैं, कितने, तो यहाँ इसका विपरीत वाला केस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, विपरीत केस, ये थर्ड बनेगा। यानी इनका सीक्वेंस बनता है फर्स्ट प्लेस के बाद थर्ड प्लेस, ऑपोजिट के लिए थर्ड का ऑपोजिट फिफ्थ हो जाएगा, इस तरीके वाली कंडीशन में 3 का 5 बनेगा। यानी कि अगर मैं देखता हूँ, जैसे यहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ 4 है, 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ नोट करते हैं 4 का ऑपोजिट 1 और 2 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। बस एक को गैप करके छोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं। अब देखिए 5 का ऑपोजिट नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, साइड में है, तो साइड में 5 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 को छोड़ना है। क्या छोड़ना है, 5 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ओपन डाइस में सारे ओपन क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, अगर ये 6 यहाँ भी होता, अगर यहाँ होता तो भी हम इसको क्या कहते हैं, ये इसके ऑपोजिट है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में ऊपर ही तो उठेगा ये, तो इसको इधर, यानी कि अगर एक पोजीशन यहाँ है तो इसकी पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है। ठीक, आगे अलग अलग केसेस देखते चलेंगे। तो 1 का अपोजिट 5 मिल गया, 2 का अपोजिट 3 मिल गया और 5 का अपोजिट 6 मिल गया। 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6। यहाँ देखते हैं तो 1 का 5 मिला, 3 का 6 मिल गया और 4 का क्या मिल गया, 2, 4 का 2, ये ऑपोजिट हुआ। ध्यान से फिर से देखिएगा, 2 का अपोजिट 4, किसका, 2 का अपोजिट 4 मिल गया, 1 का अपोजिट 3 मिल गया। ठीक, अब बचा कौन, 5 और 6, यानी 5 का अपोजिट 6। वैसे भी देखिए 1 2 3 4 हो ही गए थे, तो बचा कौन था, 5 6 बचा था, तो इनके अपोजिट हो गए। वैसे यहाँ 2 का अपोजिट 4, यानी कि 2 के अपोजिट में 4 रख लीजिए, 1 का अपोजिट 3 है तो उसके अपोजिट में 3 रख लीजिए। अब देखिए 5 और 6 की कंडीशन,
सामने नहीं है, बट आप देखिए इसको गैप का स्किप करेंगे तो यहीं तो आएंगे और इस वाली लाइन में यहाँ मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी लाइन में ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो आप देखिए 1 का अपोजिट, ध्यान से देखिएगा, 1 का अपोजिट 4 हो गया, लिख दिया 1 का अपोजिट 4 हो गया। 1 का अपोजिट नहीं, सॉरी 2 का अपोजिट 4 हो गया। लेकिन इस 1 का अपोजिट तो मिल नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1 के अपोजिट में इसको तो ले नहीं सकते, तो इसकी प्लेस यहाँ होनी चाहिए, तो इसको खिसका करके यहाँ रखा गया है, तो हम 1 की अपोजिट 6 ले लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे, इसी कारण से नहीं लिया गया ये, ठीक है। यानी कि ये प्लेस ऐसे कटिंग करी गई है कि ये प्लेस यहीं का तो होगा, तो इस प्लेस की जगह नहीं था तो हमने ये ले लिया। अब 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 का अपोजिट 4 मिल रहा है, 1 का अपोजिट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्लेस मिसप्लेस है तो हमने उसको नोट कर लिया। 3 का 5 हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ए बी का क्या हो गया? डी हो गया, यानी बी का डी हो गया अपोजिट। तो सी का क्या होगा? सी को यहाँ आना चाहिए था तो एफ है, तो सी का एफ हो जाएगा, और ए का ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये ओपन डाइस क्वेश्चन के ये वाले क्वेश्चंस थे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देखेंगे। कि जैसे यहाँ लिखा है 4 का अपोजिट 2 है, पहले लिख लेते हैं। 4 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 3 है, नोट कर लेते हैं, और 5 का अपोजिट 6 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको रूल बता दूं कि अगर अपोजिट नंबर है ना ही एक साथ दिख सकते हैं पड़ोस में, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 4 अपोजिट नंबर यानी 4 के साथ में 2 ना ही एक साथ दिखेगा, यानी कि सीक्वेंस या तो 4 4 1 5 का बन जाए, या 2 3 6 का बन जाए। तो यहाँ 4 है, 2 अपोजिट अंक कभी दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये कैंसिल कर गया। आगे देखते हैं सी के लिए। अगर सी के लिए देखते हैं तो क्या मिल रहा है? 6 2 6 मिल गया, 2 मिल गया, 5 यहाँ मिल गया, तो अपोजिट नंबर नहीं मिलता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 6 5 2, 6 5 2, फिर से ये सेम हो गया, तो इसको हटा देते हैं अभी। यहाँ है 5 1 4, देखिए 5 1 4, तो ये पड़ोस वाले हैं, तो इस वजह से आपका ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगर मिलेगा तो बी का अपोजिट डी मिल जाएगा। किसका? बी का अपोजिट डी मिल गया, सी का ई मिल गया, और ए का एफ मिल गया। क्या मिल गया? ए का एफ मिल गया, ठीक है। यहाँ बी सी डी है, बी सी लेकिन डी, तो ये कैंसिल कर गया। यहाँ क्या मिला? ए सी डी, ए सी डी होना चाहिए था, बी है, कैंसिल। ए एफ डी, ए एफ डी अलग है, यानी कि ये दोनों तो सेम है, ई होना चाहिए था, ई की जगह ए है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ई एफ सी, तो देखिए ई एफ और सी, यानी कि मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? बी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट ई, देखिए सी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट एफ, ठीक है। ई एफ सी, तो ई एफ और सी आ गया आपका इधर। सी का अपोजिट ई था, बी का अपोजिट डी था, और ए का अपोजिट एफ था, ठीक है। तो यानी कि मैंने यहाँ कुछ एरर करी है, और उस एरर के कारण यहाँ आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे डी लिखना चाहिए था। ये मिस्टेक थी मेरी, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 का अपोजिट 3 है, 2 का 6 है, और 4 का 5 है। तो 1 का 3, 2 का 6 और 4 का 5, यानी 1 2 4 कहीं मिल जाए। 1 2 4 यहाँ मिल रहा है, 1 2 4 यहाँ मिल रहा है, 2 2 आंसर मिल रहा है, 2 3 5, 2 3 5, यानी कि ये कैंसिल कर जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। और 1 2 5, 1 2 5 ये भी कैंसिल कर जाएगा। अब देखिए, अब हमारी ये वाली ट्रिक फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि 1 2 4 यहाँ भी, 1 2 4 यहाँ भी। तो अब हम घूर्णन वाली जो विधि पढ़े थे उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। कैसे? यहाँ क्या लिखा है? 1 है, 1 से 2 तक जाने में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर 4 पे जा रहे हैं। तो 1 से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ गए? हम तो क्लॉकवाइज गए,
कहाँ गए, क्लॉकवाइज गए। या आप ऐसे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एरर इरेज कर दूँ और मैं कह दूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 1 पे आया, 2 से 1 पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए क्लॉकवाइज कहाँ बन रहा है, 2 से 1 पे मैं क्लॉकवाइज जा सकता हूँ क्या, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो यानी कि हमारी यही फेल हो गई ट्रिक। यहाँ देखते हैं 2 से 1 पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको करते हैं, तो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें देखना है कि जैसे लिखा हुआ है 2 3, ये डाइस है, अब इसका ओपन डाइस क्या बनेगा। तो ओपन डाइस के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या है 2 3 5 कॉमन हो गया, क्या हो गया 5 कॉमन हो गया। तो 5 अगर कॉमन हो गया, मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए 1 मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले इसको एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नोट करते हैं। 5 के बाद 3 है, फिर 2, इसको भी 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 4 है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बच क्या रहा है, एक ही तो बच रहा है, एक इसके स्थान पे आ गया, यानी 5 का अपोजिट 1 है। तो आप देखिए पहली ही कंडीशन 5 की अपोजिट 1 यहाँ होनी चाहिए थी, पहली ही कैंसिल कर गया। बी में 5 का अपोजिट 1 होना चाहिए था, जो कि यहाँ होना चाहिए था, ये भी कैंसिल कर गया। यहाँ देखिए 5 का अपोजिट तो 1 मिल गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन है 3 का अपोजिट 6, क्या 3 का अपोजिट 6 मिल रहा है, नहीं, कैंसिल कर गया। अब देखिए यहाँ 5 का अपोजिट 1 मिल रहा है, मिल रहा है, 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 3 यहाँ मिल रहा है, और 2 का अपोजिट 4 यहाँ मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैंक का ब्लैंक बनाएगा, ए का क्या बनाएगा, बी बनाएगा, यानी यहाँ से पता चलता है ए का अपोजिट बी है। ठीक है, ए का अपोजिट बी है। अगर ए अपोजिट बी है तो क्या ये दोनों फेस सामने दिख सकते हैं, नहीं दिखेंगे। तीनों ब्लैंक होने का मतलब है ब्लैंक का ब्लैंक हो गया, ब्लैंक का ब्लैंक हो गया, 2 ही बनने चाहिए थे। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास बनेगी ही नहीं, छोड़ते हैं। एस और आर, जब ए बी की बात हो रही है तो एस आर हो नहीं सकते। यहाँ ए का अपोजिट ये बनेगा, ए का अपोजिट बी बनेगा और बी नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि अगर हम इनको फोल्ड करते हैं तो ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर मिलकर के एक हो जाएंगे। देखिए डी का अपोजिट ए मिल रहा है, डी का अपोजिट ई मिल रहा है, लिख लेता हूँ पहले, डी का अपोजिट ई मिल रहा है, ए का अपोजिट सी मिल रहा है, और बी का अपोजिट डी ई, ए का अपोजिट सी मिल रहा है। ठीक है, बी बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है, बी बच जा रहा है, यानी बी के अपोजिट में ये वाले नंबर हो जाएंगे। ठीक है, बी के अपोजिट में ये वाले नंबर हो जाएंगे, कौन से, ये वाले। ठीक, सॉरी, ये वाले नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो डी का अपोजिट यानी डी और ए और बी, यानी डी ए तो दिखना ही चाहिए, बी नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्रॉस वाला सेक्शन है, तो डी ए यहाँ दिख रहा है। अब देखिए क्रॉस वाला सेक्शन में अगर डी का अपोजिट ए दिख रहा है तो डी के कॉर्नर वाले यानी डी के सामने क्या होना चाहिए, 1, 1 के बाद देखिए 1 के नीचे 2 होना चाहिए, तो 1 का अपोजिट ये बनेगा ना, 1 का अपोजिट ये बनेगा, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैंसिल कर दिया। यहाँ सी और ई ये भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 2 का ऑपोजिट 4, लेकिन हम तो स्टार्ट डी के ई के सामने क्या मिलना चाहिए था, ई के सामने हमें 3 मिलना चाहिए था, हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये भी कैंसिल। डी और बी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बी के ऑपोजिट है ये, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये शो हो रहा है। ए और ई दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। ई का ऑपोजिट हमको क्या मिलना चाहिए था, ई के पास में हमको 3 मिलना चाहिए था, 3 मिल रहा है, ठीक है। अब सारे चेक कर, ए के साथ 4 मिलना चाहिए था, 4 मिल रहा है, सी तो इसमें लिखा नहीं है, तो हम देखते हैं फिर रोटेशन वाला, घूर्णन वाला। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ भी देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, सॉरी 1 है, 1 के ध्यान से देखना है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। हाँ एक चीज़ और, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, और जब भी एक केस यहाँ बनता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो आंसर में आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप पेपर कट करके उसको चेक करिएगा। यहाँ क्लॉकवाइज है
अगर मैं यहाँ कहूँ CW है तो यहाँ ACW हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 यहाँ भी बन रहा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।